माँ शारदे के श्री चरणों में नमन करता हूँ। आप सभी विद्यार्थियों का एस मंगल क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हिंदी शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। ये प्रश्न जो हमारे सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, टीचिंग मेथड्स, उसमें 20 नंबर के आते हैं। और जो हमारे L1 के विद्यार्थी हैं, L1 के विद्यार्थियों को भी हिंदी के मेथड्स उसके अंदर आने हैं। आपके जो L2 के विद्यार्थी हैं, जो भाषा में ही, हिंदी भाषा में ही L2 कर रहे हैं, पूरा करेंगे, तो उनके लिए भी ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। साथ के साथ जो हमारे विद्यार्थी रीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हमारे KVS जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, PRT है, TGT है, PGT है, उनके लिए उपयोगी हैं। यूपी टेट है, एस टेट है, यानी ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो भी आप परीक्षाएं, अध्यापक भर्ती परीक्षाएं देते हैं, उन सब के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए इन प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ, और वो प्रश्न है, उसको बारीकी के साथ में पढ़िएगा। कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को ऐसी एक दूसरे की पूरक अनुभूतियों से युक्त क्रियाएं कराना जो मिलकर एक इकाई बन जाती हैं, यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है। आपको प्रश्न का उत्तर तलाशना है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जामिनर ऐसे शब्दों का उपयोग करता है जो उत्तर वहीं छिपा हुआ होता है। यहाँ पर यदि अपन देखें तो एक इकाई बन जाती है, एक दूसरे की पूरक अनुभूतियों से युक्त क्रिया कराना जो मिलकर एक इकाई बन जाती है। तो क्या वो पाठ्य योजना है, क्या वो शिक्षण विधियां हैं, क्या वो इकाई योजना है, क्या शिक्षण कौशल है? वो आंसर क्या है? इकाई योजना। तो उसने संकेत कर दिया, इकाई बन जाती है, उसको कहते हैं अपन इकाई योजना। दूसरा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, भाषा संसर्ग विधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहां इसको देख करके हमें प्रश्न का आंसर ढूंढना है। असत्य है। व्याकरण का व्यवहारिक उपयोग सिखाना चाहिए, बिल्कुल सिखाया जाना चाहिए, राइट है। व्याकरण को एक विषय के रूप में अलग से शिक्षण करवाना चाहिए, नहीं, ये कथन है वो असत्य कथन है भाई। ऐसा नहीं हो सकता, साथ मिलाकर ही कराना पड़ेगा। भाषा संसर्ग विधि के संदर्भ में यह कथन क्या है? असत्य है। बाकी व्याकरण शिक्षण के समय तार्किक क्रम के स्थान पर परिस्थिति को महत्व अधिक होता है, बिल्कुल ठीक है। औपचारिक व्याकरण शिक्षण में आगमन विधियों को प्राथमिकता देनी चाहिए, यह भी सही है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो दूसरा वाला आंसर है आपका। करेक्ट आंसर है दूसरा, असत्य कथन है वो सेकंड वाला है। प्रश्न नंबर 3 है, विद्यार्थियों की अधिगम योग्यता, ग्रहणशीलता व प्रस्तुत विषय वस्तु संबंधी कठिनाई को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को इन सब चीजों को समझना चाहते हैं तो शिक्षक क्या करे? शिक्षक क्या करे? क्या प्रस्तावना प्रश्न तो पूर्व ज्ञान आधारित होते हैं। प्रश्न सहजता कौशल, नहीं, उससे भी ये चीजें नहीं निकल सकती। ग्रहणशीलता का हम पता कैसे लगाएंगे? अधिगम योग्यता का पता कैसे लगाएंगे? क्या मूल्यांकन प्रश्न से ये एक ऑप्शन हो सकता है? लेकिन यदि ये ऑप्शन भी लग रहा है हमें और बोध प्रश्न भी लग रहे हैं यहाँ पर, तो विषय वस्तु संबंधी कठिनाई को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? समय समय पर अध्यापक को बोध प्रश्नों का उपयोग करना चाहिए। बोध माने समझना। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ लिंक कर दिया उसने, ध्यान में रखिएगा। समझने के लिए बोध प्रश्न होते हैं, वो समझने के लिए ही होते हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 4, उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण प्रयुक्त किया जाता है? बहुत आसान सवाल है, कठिन नहीं है। उपचारात्मक तभी संभव है, रेमेडियल तभी संभव है जब इसके साथ क्या जुड़ेगा? निदान। जब तक हम निदान यानी कमजोरी का पता लगाना, जब कमजोरी का हमें पता लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं? बीमारी का पता लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं? उपचार कर सकते हैं। तो यहाँ सीधा सीधा सा आंसर क्या आ रहा है? निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण से हमें पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं? रेमेडियल कर सकते हैं, उपचारात्मक शिक्षण की बात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, अर्थबोध विधि में, यहां आंसर देखिएगा। अर्थबोध विधि में पाठ्यवस्तु में अर्थ को शब्दार्थ द्वारा स्पष्ट किया जाता है, राइट आंसर। पाठ्यवस्तु के भाव को स्पष्ट किया जाता है, नहीं।
पाठ्यवस्तु के विषय का विश्लेषण किया जाता है, नहीं। इस विधि में विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, नहीं। यह भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहां उसने सीधा सीधा सा ऑप्शन छोड़ दिया अर्थ के साथ में। अर्थबोध विधि में पाठ्यवस्तु में अर्थ को शब्दार्थ द्वारा क्या किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है। तो बेहतर विकल्प है वो पहला वाला ऑप्शन है। छठा प्रश्न है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है। अब यहां आंसर हमें देखना है। दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है शुद्ध उच्चारण में, नहीं। शुद्ध लेखन में हो सकता है, शुद्ध पढ़ने में इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम दृश्य सामग्री की अपन बात करते हैं जिससे देख करके बच्चा सीखता हो, और जब देख करके बच्चा सीखता हो तो वहां पर सही जो करेक्ट आंसर है इसका बच्चों वो है शुद्ध लेखन में। शुद्ध लेखन में बच्चा उससे सीख सकता है। सातवां प्रश्न है, किस विधि में काव्य कृति को पढ़ने के साथ ही कवि की पृष्ठभूमि का भी उल्लेख किया जाता है। किस विधि में काव्य कृति को पढ़ने के साथ ही कवि की पृष्ठभूमि का भी उल्लेख किया जाता है, वो विधि कौन सी है? क्या खंडान्वय है, क्या शब्दार्थ कथन विधि है, क्या व्यास विधि है, या समीक्षा विधि है? तो यहाँ जो अध्यापक है वो काव्य कृति को पढ़ा रहा है, उसके साथ में वो कवि को भी पढ़ा रहा है, कवि का भी वर्णन कर रहा है, कवि के बारे में बता कर रहा है। तो विधि कहलाती है समीक्षा विधि। उस विधि को अपन क्या कहते हैं? समीक्षा विधि कहते हैं। आठवां प्रश्न है, किस मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों की शाब्दिक अभिव्यक्ति, उसके मत एवं दृष्टिकोण की योग्यता, भाषा प्रभा, तार्किक शक्ति का पता चलता है? तो देखिए ये मूल्यांकन की तकनीकियां हैं। मूल्यांकन की तकनीक अंतर्गत एक तो छात्रों की शाब्दिक अभिव्यक्ति, बच्चे कितने अच्छी तरीके से बोल पा रहे हैं, उनका मत क्या कहता है, उनका दृष्टिकोण की योग्यता क्या कहती है, भाषा प्रभा, देखिए संकेत दिए जा रहे हैं आंसर देने के लिए, तार्किक शक्ति का पता लगता है, वो कौन सी है? मौखिक मूल्यांकन है। मौखिक मूल्यांकन के अंदर प्रभाव को देखा जा सकता है, उसके अभिव्यक्ति को देखा जा सकता है, उसके मत को देखा जा सकता है, उसके दृष्टिकोण को देखा जा सकता है, उसके तर्क को देखा जा सकता है। जबकि व्यक्तित्व के मूल्यांकन के अंदर ये सारी बातें नहीं आती, सामूहिक मूल्यांकन के अंदर नहीं आती, लिखित के अंदर नहीं आती। तो इन चारों विकल्पों में बेहतर विकल्प कौन सा है बच्चों? मौखिक मूल्यांकन। नवा प्रश्न है, ये कथन के रूप में है, इकाई अनुभवों तथा सूचनाओं के उस संगठन को कहते हैं जो सीखने वालों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न कराने में सहायक हों। इकाई विधि की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो जो इकाई अनुभवों तथा सूचनाओं की बात करते हैं, जो संगठन की बात करते हैं, वो आंसर है बेस्ले। बेस्ले के द्वारा दिया हुआ कथन है ये, इकाई अनुभवों तथा सूचनाओं। तो यहां इन शब्दों को इस बेस्ले के साथ में सेट कर लीजिएगा, ये आपको याद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, बच्चों में बोलने के कौशल का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त हो सकती है? बच्चों में बोलने के कौशल का मूल्यांकन करने के लिए बच्चों के बीच परिचर्चा कराई जाए। बिल्कुल, हम देख सकते हैं जब चर्चा कराते हैं तो बच्चे परिचर्चा के माध्यम से उनके मौखिक जो बोलने का कौशल है उसे चेक किया जा सकता है। बच्चों का एक एक कर कक्ष में किसी पाठ्य वस्तु पर भाषण कराया जाए, बिल्कुल, इससे भी बोलने का कौशल चेक किया जा सकता है। शिक्षक स्वयं बच्चों से वार्तालाप करे, इससे भी किया जा सकता है। तो फिर आंसर क्या हो गया यहाँ पर बच्चों? उपरोक्त सभी इसका आंसर हो गया। 11वां, भाषा कौशलों के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथन है। भाषा कौशलों के बाद ध्यान में आता हो, लिखना, पढ़ना, बोलना, ये भाषा कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना, दैनिक जीवन में परस्पर आत्मव्यक्ति के योग्य बनाना, प्रत्येक कौशल अलग अलग सिखाना, चारों कौशलों को प्रयोग करने में निपुण बनाना। तो भाषा कौशलों में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कथन है वो कौन सा है? चारों कौशलों में जो 4 स्किल्स होते हैं बच्चे के, भाषाई कौशल कहलाते हैं, उनमें क्या होना चाहिए? निपुण हो जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, मौखिक कौशल का उद्देश्य है। मौखिक कौशल का उद्देश्य क्या है? उचित गति एवं लय से आत्मव्यक्ति हो सकता है, किसी के विचारों को सुनकर उन्हें पुनः शब्द से बोलना, यह भी हो सकता है,
बोल बोल कर लिख सकना नहीं, ये नहीं है। अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ सकना नहीं। जो बेहतर इन चारों विकल्प आपको दिख रहा है, मौखिक कौशल के अंदर जब वो वाचन कर रहा होता है तो उचित गति चाहिए, आवरोही अवरोही के हिसाब से होना चाहिए, उसका स्वर लय होना चाहिए, उससे उसके द्वारा उसकी आत्मव्यक्ति होनी चाहिए। तो मौखिक कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? उचित गति एवं लय से आत्म अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 13, 7वीं कक्षा की भाषा शिक्षिका कक्षा में सदैव बच्चों को कविता पाठ व कहानी का सस्वर पाठ करवाती है। वह छात्रों को शुद्ध उच्चारण करने के अवसर दे रही है क्या? जब कविता पाठ और कहानी का सस्वर वाचन करा रही है तो क्या छात्रों को शुद्ध उच्चारण करने का अवसर देती है? बिल्कुल दे रही है। यदि गलत उच्चारण करेंगे तो टोकेगी। छात्रों में व्याप्त संकोच को दूर करना चाहती है? बिल्कुल करना चाहती है। सामूहिक क्लास में जब उससे वाचन करा रही है तो छात्रों की उच्चारण योग्यता का मूल्यांकन करती है? बिल्कुल करती है। समय समय पर उसमें सुधार भी करती है। तो आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 14, प्रत्यक्षीकरण है। बस सीधा सीधा सा आंसर यहीं पर है इसका। प्रत्यक्षीकरण है विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना। बिल्कुल प्रत्यक्षीकरण पहचानने के अवसर प्रदान करता है, सही है। विद्यार्थियों को बिना देखे शब्द लिखने के लिए कहना नहीं, शब्दों के मूल भाव को समझना नहीं, अर्जित ज्ञान का प्रयोग करना नहीं। तो शब्दों की पहचान करने की बात जो है वो प्रत्यक्षीकरण के अंदर की जाती है। तो विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना, यही क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पर पहुंचने से पहले आपके लिए बहुउपयोगी किताब, बहुत अच्छी किताब, जो बच्चे हमारे सेकंड लेवल की तैयारी कर रहे हैं ग्रेड 3 के लिए, उसके लिए ये हिंदी शिक्षण विधियों की पुस्तक मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और इसमें ही ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं, डेस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की आप इससे तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए ये दूसरी वाली किताब है जो फर्स्ट लेवल के बच्चे और सेकंड लेवल के बच्चे हैं, जो रामबाण किताब है, मैं यूँ कहूँ कि सिद्ध होगी आपके लिए, जिसमें शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और नियम 2011 और सूचना तकनीकी के ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव, ये केवल डेस्क्रिप्टिव किताब है, इसकी ऑब्जेक्टिव किताब भी मार्केट में आ चुकी है, ये डेस्क्रिप्टिव किताब भी मार्केट में आ चुकी है। जो फर्स्ट लेवल की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिसमें गणित के भी 8 अंक हैं, सामान्य विज्ञान के भी 8 अंक हैं, सामाजिक के भी 8 अंक हैं, हिंदी के भी 8 अंक हैं और अंग्रेजी के भी 8 अंक हैं, उसके लिए ये डेस्क्रिप्टिव किताब है। ऑब्जेक्टिव किताब भी मार्केट में आ चुकी है, डेस्क्रिप्टिव किताब है, उसको भी आप देख सकते हैं। और ये चौहान साहब ने भी एक आपके लिए बहुत अच्छी किताब निकाली है, राजस्थान समसामयिकी वार्षिकांक 2022-23। इसमें से के भी कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यह एक आपके लिए बेजोड़ संकलन है इनके प्रश्नों का। इस पुस्तक के माध्यम से भी आप सफलता अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए अगले वाले प्रश्न की ओर चलें। मारिया मोंटेसरी द्वारा प्रतिपादित विधि है। मारिया मोंटेसरी ने कौन सी विधि को प्रतिपादित किया है? क्या वाक्य विधि है, संपर्क विधि है, कहानी विधि है, अनुकरण विधि है? तो उधर मारिया मोंटेसरी के द्वारा मोंटेसरी पद्धति, खेल विधि की पद्धति है, वो उसको जन्म दिया था। यहाँ पर भाषा के क्षेत्र में अपन चलें तो मारिया मोंटेसरी द्वारा जो विधि प्रतिपादित की गई है वो कौन सी है? संपर्क विधि का प्रतिपादन किया गया है। प्रश्न नंबर 16 है, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? सस्वर पठन यानी जो चीज है वही बोली जानी चाहिए। यदि आपने वो चीज नहीं बोली तो अर्थ का क्या हो सकता है? अनर्थ हो सकता है। तो वो क्या आत्मकथा है? नहीं, आत्मकथा में परिवर्तन हो सकता है, अपने विचार उसमें दिए जा सकते हैं। संस्मरण में भी कोई भी विचार जुड़ सकते हैं, उसके अंदर अपने विचार जुड़ सकते हैं। एकांकी में अपने विचार नहीं जुड़ सकते। तो यहाँ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और जीवनी में भी कुछ चीजें हो बदल सकती हैं, लेकिन एकांकी में तो आपको मान लो जो डायलॉग निर्धारित कर रखा है वही डायलॉग उसी भाषा में हमें क्या करना, बोलना होता है। यदि आप उसमें कोई ऊपर नीचे कर देते हैं तो अर्थ का क्या हो सकता है? अनर्थ हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या है इस प्रश्न का? एकांकी। प्रश्न नंबर 17, भाषाई कौशलों यथा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 भाषाई कौशल हैं, आपको ध्यान में हैं, आप सब बच्चे जानते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना, ये चारों भाषाई कौशल हैं का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? इन चारों कौशलों का विकास, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, पूर्ण हो जाना चाहिए कक्षा 2 तक, कक्षा 3 तक, कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक। तो यहाँ आंसर जो मान्य है वो है 3 तक। कक्षा 3 तक इन चारों कौशलों का विकास हो जाना चाहिए बच्चों के अंदर।
18वां प्रश्न, हिंदी भाषा में मातृभाषा के संबंध में क्या चुनौती है? ये चुनौतियों का भी आपके सिलेबस के अंदर जुड़ा हुआ है। हिंदी भाषा में मातृभाषा के संबंध में, मातृभाषा के संबंध में क्या चुनौती है, वो चुनौती क्या नजर आती है? अलग अलग बोलियां, भाषा व बोलियों में अंतर, भाषा व बोलियों में सामंजस्य का अभाव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पहला वाला विकल्प बेहतर नजर आ रहा है हमें। अलग अलग बोलियां, जब अलग अलग बोलियां होती हैं तो वहां जो बच्चे अलग अलग बोलियों को लेकर के आते हैं तो बहुत दिक्कत आती है बच्चों को पढ़ाने में, क्योंकि सब बच्चों के क्षेत्र के हिसाब से बोलियां बोली जाती हैं। तो ये हमारे सामने बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षण कार्य करने के लिए, भाषा शिक्षण करने के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है जिसका हमें स्कूलों में सामना करना पड़ता है, अलग अलग बोलियां। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? अनुमान के साथ भाव प्रवाह, उचित गति एवं प्रवाह, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण, ध्वनि का उतार चढ़ाव। किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? देखिए, भाव प्रवाह होना चाहिए, उचित गति एवं प्रवाह, सही उच्चारण, ये सारी बातें होती हैं। लेकिन हमारे बच्चा जब फ्लुएंसी के साथ बोलता है तो वो आगे से आगे उसको पता होना चाहिए कि आगे क्या आने वाला है, और जब आगे क्या आने वाला है तो वो उसे कहते हैं अनुमान। तो बेहतर विकल्प है इसका यहाँ चारों में से, वो है अनुमान के साथ क्या होना चाहिए, उसका भाव प्रवाह होना चाहिए। और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न जाने से पहले आप सभी बच्चों के लिए द्रोण ऐप पर, आप द्रोण ऐप को सभी बच्चे डाउनलोड कर लें। द्रोण ऐप पर आप इस सीरीज को जरूर अटेंड करें। जो बच्चे अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो फरवरी माह में आयोजित होने वाली है, इसके लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी वाले बच्चे इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट जो 150 नंबर का पेपर आएगा आपका अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, वो 150 नंबर के प्रश्न, 150 प्रश्न यहाँ पर होंगे, नेगेटिव मार्किंग के साथ में होंगे। तो आप इस सीरीज के माध्यम से अपना असेसमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल वाले बच्चों के लिए भी टेस्ट सीरीज है, सेकंड लेवल वाले गणित विज्ञान वाले बच्चे हैं वो भी टेस्ट सीरीज अटेंड कर सकते हैं, सामाजिक वाले बच्चे वो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करिएगा टेस्ट सीरीज को। पहला पेपर 18 तारीख को आज संपन्न हुआ है, और आज ही आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए बहुत चांसेज होंगे कि आगे तक मिनिमम 5 टेस्ट आपको देने हैं, इससे भी ज़्यादा टेस्ट आप दे सकते हैं। आज ही बच्चों आज रजिस्ट्रेशन कराएं। मात्र इसकी फीस, आज रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो मात्र इसकी फीस 200 रुपये है। 200 रुपये में आप कई सारे टेस्ट दे सकते हैं, मिनिमम 5 टेस्ट तो आपको देने ही होंगे, और आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं। इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? भाषा विकास की, ये आंसर यहाँ आ रहा, क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड। शिक्षक डायरी तो शिक्षक के लिए होती है भैया, पोर्टफोलियो लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं नहीं, नोटबुक नहीं, सीधा सीधा सा आंसर आ रहा है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें हम बच्चों के बारे में क्रमिक रूप से उसकी प्रगति के बारे में क्या कर सकते हैं, जानकारियां रख सकते हैं, उसके अभिलेख अपन तैयार कर सकते हैं। तो ये 20 प्रश्न हैं। इसी प्रकार से हम प्रश्नों की सीरीज में चलेंगे और प्रश्नों के सॉल्यूशन हम लगातार लेते रहेंगे। आपको ये प्रश्न मिलते रहें तो आप सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एस मंगल क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप बच्चों को मिल सके और इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकें। ऑब्जेक्टिव किताब पढ़िए, डेस्क्रिप्टिव पढ़िए, क्योंकि आप, हमारा लक्ष्य सफलता, आपका भी लक्ष्य सफलता। तो सफलता पाने के लिए हमें बच्चों पता है कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो निस्संदेह हम यहाँ खो नहीं रहे, हम पाने के लिए काम कर रहे हैं। तो पाने के लिए आप टेस्ट सीरीज ऑन करें, बुक्स पढ़ें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।